देखो हम लोग यहाँ लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में भी हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग सबसे पहले रेजिस्टिव लोड का देखे थे, आर लोड। फिर हम लोग देखे थे आर एल लोड देखे थे ना। फिर हम लोग सॉरी, आर के बाद हम लोग प्योर एल देखे थे, प्योर सी भी देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे आर एल। उसके बाद हम लोग आर सी का बता दिए थे तुम लोग को, फ्री क्लासेस में वो कवर किए। देखो यस सर। हम लोग आर एल लोड का देख रहे थे। आर एल लोड का फेजर डायग्राम कैसा बनता है, तो आर एल लोड का फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें हमारा ये होता है हमारा वीटी, इसको बोला जाता है वीटी। फिर हम लोग का करंट होता है लैगिंग, ये हम लोग का होता है आई ए। इसी लैगिंग के जैसा होता है आई ए आर ए, उसी तरीके से होगा ना। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको रेफरेंस को आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से होगा। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इस तरीके का लाइन बना लेते हैं। ये 90 डिग्री बन रहा है ना। ये जो है आई ए आर ए इसी डायरेक्शन में होगा, इसी के लिए आई ए आर ए बिल्कुल सेम डायरेक्शन में यहां तक पहुंचा देते हैं। ये हो गया क्या हमारा आई ए आर ए हो गया। आई ए एक्सेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा आई ए एक्सेस। ये हमारा हो जाएगा आई ए एक्सेस। रिजल्टेंट क्या बन रहा था, तो रिजल्टेंट यहाँ से कुछ इस तरीके से बन रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना। जी, इसी फिगर को हम लोग जो है कॉपी कर दिए, पेस्ट। हम लोग क्या किए, इसको रोटेट कर दिए इस तरीके से। ठीक है, ये इसको मान लेना ये 90 डिग्री है। ठीक है, फिर प्रोजेक्शन बनाए, इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से। फिर हम लोग नेमिंग किए फटाफट, ओ ए बी सी डी। बाहर वाला ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी ए, प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी का होल स्क्वायर। ओ बी ये क्या है, ई जी था ना, इसी के लिए ई जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी। ये एंगल क्या बनता है, वी टी और आई ए के बीच में जो एंगल बनता है वो फाई होता है ना। और कॉस, जिस साइड में एंगल होता है उस साइड प्रोजेक्शन लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी टी कॉस फाई। जिस साइड एंगल नहीं रहता है उस साइड का प्रोजेक्शन हो जाता है वी टी साइन फाई। ओ सी कितना वैल्यू हो जाएगा, वी टी कॉस फाई प्लस सी ए कितना हो जाएगा, तो आई ए आर ए। ये सारा चीज कर चुके हैं, इसी के लिए हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, ए डी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू बोलते जाओ तुम लोग, वीटी साइन फाइव प्लस आई एक्सेस प्लस आई एक्सेस का होल स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर वी टी कॉस फाइव प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। ये हमारा कौन सा लोड था, ये हमारा लैगिंग था। अगर ये लीडिंग हो जाता, अगर ये लीडिंग हो जाता तो यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाता। ये हम लोग का इजी फाइंड हो गया। ठीक है, फिर हम लोग वहां पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या निकाले थे, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन तो अभी हम लोग यहाँ फिर से पढ़ेंगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन तो समझना नहीं।
वहां पे मेन हम लोग को निकालना था ईजी। क्लियर हुआ ईजी कैसे आता है? Yes. तो उसके बाद फिर हम लोग वहां पे अप्रोक्सीमेशन मेथड पे गए थे, और अप्रोक्सीमेशन करते हुए हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन किए थे? अप्रोक्सीमेशन हम लोग कुछ इस तरीके से किए थे, जिसमें ये जो लाइन था, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये आई ए एक्सेस था, ये आई ए आर ए था, ये क्या हो जाता था? आई ए जेड एस। ये जो एंगल बनेगा यही होता है ना, थीटा। Yes, sir. और ये अगर फाई है हमारा, तो ये भी फाई होगा। Yes, sir. ये अगर फाई है तो ये भी फाई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये सब कर चुके हैं, पावर सिस्टम वाले लोग को दिक्कत नहीं होगा, मशीन वाले लोग ध्यान से देखेंगे। ये हो गया एक, और ये जो है इसको हम लोग यहाँ से डाउनवर्ड ले आएंगे। अब ये बताओ कि ये एंगल कितना बन रहा है इससे? ये एंगल कितना बन रहा है, जल्दी से बताना। फाई बन रहा है, समझ में आ रहा है फाई? नो सर, नहीं है। ये एंगल कितना बन रहा है? ये फाई हो रहा है, ये फाई हो रहा है, ये फाई तो समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस Yes, सर। sir. ये 90 हो गया। Yes, sir. ये कितना बनेगा, ये वाला एंगल बताओ? 90, 180 माइनस 90 माइनस 5, 90 प्लस 5, ऐसे ही बनेगा। 90 माइनस Yes, sir. 5, ये वाला एंगल कितना बना? 90 माइनस 5। ये थोड़ा सा हम गलत लिख दिए थे। ये अगर 90 माइनस 5 है तो ये तो टोटल 90 है ना? Yes, ये sir. टोटल 90 है, तो जो बच गया वो एंगल कितना बना? ये वाला 5 बना। ये एंगल 90 माइनस 5 है। इसमें कितना एंगल जोड़े कि ये पूरा जो है 90 होना चाहिए? तो 5 जोड़ेंगे तब ना 90 होगा। Yes, sir. तो अब फाइनली हम लोग को क्या क्या बोल रहे हो? ये एंगल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है? ये एंगल का वैल्यू 90 माइनस 5। क्लियर है? यस सर। और ये एंगल कितना बन रहा है? ये 90 बन रहा है ना, क्योंकि ये आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस, तो ये तो 90 बनेगा ही बनेगा। 90 माइनस 5 में कितना ऐड करें कि वो 90 हो जाए? यहाँ पे Five. वही एंगल है ना, तो इस Yes, एंगल का वैल्यू five. जल्दी से बताओ। 5 हो Five, जाएगा। sir. Five. अब देखो ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं वो देखो। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है? देख पा रहे हो ना? इसी को हम डाउन इस साइड में आ रहे हैं और 16.7 सेंटीमीटर बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से बन रहा है। मतलब 16.7 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला। ये जो दूरी है ना, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर दे रहे हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ पा रहे हो?
बोलो। अरे हम वेट कर रहे हैं, तुम लोग समझ पा रहे हो इसको हम लोग नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? यस सर। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर पाए। अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग का इजी Yes. लेंथ यहाँ तक था, मतलब यहाँ तक अगर लेंगे तो वो इजी होगा, लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन कर दे रहे हैं कि नहीं इतना दूर तक है, उसको हम लोग इजी मान रहे हैं। जिसमें ये वाला दूरी कितना है? VT है। यस सर। ये वाला दूरी कितना होगा? VT cos फाई। यस सर, VT cos phi। ये वाला दूरी कितना, दूसरे कलर से करते हैं, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? IA एक्सेस साइन फाई हो जाएगा, IA एक्सेस साइन फाई। यस सर, ठीक। समझ पा रहे हो? सर एक बार फिर सर। ये यहां से यहां तक VT, ये वाला VT cos फाई, ये वाला IA एक्सेस साइन फाई। कितने लोग को समझ में नहीं आया ये? देखो, ये हमारा वेक्टर है A, और इस एक्सिस से एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे जिस साइड में थीटा होता है उस साइड में कॉस के साथ आता है, कॉस थीटा, और जिस साइड में एंगल नहीं होता है एंगल, उस साइड में क्या आता है? ये साइन। साइन थीटा। यहाँ पे देखो VT के साथ में एंगल है, इसी के लिए ये जो आएगा ये VT cos फाई आएगा। ये जो एंगल है ये वाला एंगल हम लोग लिख रहे हैं ना, यस ये तो सर। एंगल के साथ में नहीं है, इसी के लिए हम लोग लिख रहे हैं क्या? IA एक्सेस साइन फाई। साइन फाई। क्लियर है? अब बताओ यहां से यहां तक का दूरी अगर सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? VT प्लस जी इक्वल्स टू लिख रहे VT हैं, प्लस VT प्लस IARA। IA। अच्छा ये जो होगा ये IARA है ना, ये VT मत समझ लेना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी IARA है ना, यस सर, IARA cos phi। cos फाई, IARA cos फाई। cos ये क्या हो जाएगा? प्लस IARA IA साइन फाई। IA एक्सेस सर, IA एक्सेस एक्सेस साइन साइन फाई। साइन फाई। और EG माइनस VT डिवाइडेड बाय VT इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? IARA cos फाई cos phi प्लस प्लस IA एक्सेस साइन फाई डिवाइडेड बाय VT। VT। यही हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। बट ये वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ये जो हम लोग का 3 फेज अल्टरनेटर है उसमें तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे ना, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन इन 3 फेज अल्टरनेटर। क्लियर है? वोल्टेज रेगुलेशन इन 3 फेज अल्टरनेटर। यहाँ पे ये हम लोग कहाँ का बात कर रहे थे? ये हम लोग सेम चीज ट्रांसमिशन लाइन में किए हैं। ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ पे EG होता है, मतलब ये 3 फेज इंडक्शन, तो लिख देते हैं इसको, कंपैरिजन कर देते हैं। 3 फेज अल्टरनेटर यहाँ पे है और इधर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे हम लोग का होता है क्या? EG, फिर रेजिस्टेंस, फिर रिएक्टेंस, फिर VT। EG एट एन एंगल डेल्टा, यहाँ पे RA, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे प्लस माइनस VT। ट्रांसमिशन लाइन में कैसा होता है? RA, ये RA, ये RA की जगह R हो जाता है, यहाँ पे X हो जाता है, या RL और XL ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, प्लस माइनस सेंडिंग एंड वोल्टेज VS, प्लस माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज VR। करंट तो दोनों साइड में सेम होता है ना, ये IS और IR, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं? IA नाम देते हैं।
यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या डिराइव किए, जी इज इक्वल्स टू Eg माइनस Vt डिवाइडेड बाई Vt। तो बताओ यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, VS माइनस R बाई VT VR। यहाँ पे हम लोग अभी क्या डिराइव किए, आइए RA cos फाई प्लस आइए XS साइन फाई डिवाइडेड बाई Vt। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूला से आई आर, क्योंकि रिसीविंग एंड साइड में हम लोग है ना, हम लोग कहाँ पे होते हैं, रिसीविंग एंड साइड में होते हैं, इसी के लिए आई आर इंटू कॉस फाई प्लस आई आर इंटू एक्स इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाई वी आर। इसी के बाद हम लोग पर यूनिट में जाते हैं, वी आर डिवाइडेड बाई आई आर क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल बाई बेस होता है ना। ये जो आर है ये एक्चुअल है, और वी आर बाई आई आर क्या हो जाएगा, जेड आर हो जाएगा ना। यस सर। तो ये जेड बेस हो जाएगा, एक्चुअल बाई बेस, आर पर यूनिट लिख सकते हैं ना हम लोग। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई। यही सेम चीज डेराइव होता है ट्रांसफार्मर में भी, वोल्टेज रेगुलेशन में, थ्री फेज अल्टरनेटर में भी, ट्रांसमिशन लाइन में भी। फॉर्मूला बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसके बाद क्या होता है, कंडीशन स्टार्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन। ये सब डेराइव किया जाता है, बट तुम लोग डिप्लोमा लेवल पे नहीं करते हो, बट हम बता दे रहे हैं क्योंकि फ्लो में अगर पढ़ोगे तो सारा चीज याद हो जाएगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन क्या आता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है फाई, याद नहीं आ रहा है, फाई इज इक्वल्स टू आई थिंक tan इनवर्स, यहाँ पे x है ना मैक्सिमम में, इसी के लिए x बाई आर, ये होता है कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कंडीशन 4 जीरो रेगुलेशन, तो फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर आ गया ना, इसी के लिए याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं सो दैट कि कभी तुम लोग ना बोलो। सेम कंडीशन ट्रांसफार्मर में भी होता है, सेम कंडीशन ट्रांसमिशन लाइन में भी होता है, सेम कंडीशन अल्टरनेटर में भी होता है। हाँ ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं इसमें, हालांकि होता यही है आई थिंक। ट्रांसफार्मर में तुम लोग पढ़े हो ना कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन, अरे देखो हम सारा मशीन पावर सिस्टम को एक पॉइंट में लाना चाह रहे हैं ताकि तुम लोग जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का बात हो, अलग कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही आता है। तुम लोग आज क्लास खत्म होगा उसके बाद देख लेना ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन खोल करके, ये लिखा होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये लिखा होगा। हाँ वहाँ पे I1 I2 के टर्म में दिया होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का देखोगे ये दिखेगा, अल्टरनेटर का देखोगे तो अल्टरनेटर में तो खैर अभी हम लोग मेथड निकालेंगे ना, क्योंकि हम लोग को आर पता नहीं होता है। यहाँ पे तो आर पता है ना, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, बट यहाँ पे हम लोग को आर पता नहीं होता है, एक्सेस पता नहीं होता है। ये सब हम लोग फाइंड करते हैं, फिर हम लोग को ईजी नहीं पता होता है, तो ये सब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वही अभी हम लोग को देखना है थ्री फेज अल्टरनेटर में। बाकी है वोल्टेज रेगुलेशन सेम चीज तीनों जगह का। समझ आया, ज्यादा हो रहा है क्या, इस तरीके से तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है तो देखो हम लोग अब बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर। वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग जहां पे भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम लोग को मिलता है, हम लोग ऑलवेज फोकस्ड होते हैं आउटपुट में, और हम लोग ये चाहते हैं कि आउटपुट कितना वेरी हो सकता है वही बताता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम लोग का ये जो हमारा अल्टरनेटर है उसमें हम लोग को ये देखना होता है कि नो लोड से फुल लोड जाने में कितना वेरिएशन होता है वोल्टेज में, उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट माइनस वी डिवाइडेड बाई वी।
ठीक है, बाकी डेफिनेशन वगैरह तुम लोग देख लोगे, बुक वगैरह में बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिखता है रेशियो ऑफ करके, देख करके ही बता देते हैं। लिखा हुआ है द चेंज इन इट्स टर्मिनल वोल्टेज व्हेन ए गिवन लोड इज थ्रोन ऑफ। हम लोग लोड को हटा देंगे तो फिर, और हम लोग का एक्साइटेशन और सिंक्रोनस स्पीड जो होता है, मतलब जो स्पीड है और एक्साइटेशन है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। उस टाइम में ये देखना रहता है कि टर्मिनल वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड या फिर नो लोड से कोई लोड जाने में क्या चेंजेस आ रहा है, वही बताता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, नॉर्मली वोल्टेज रेगुलेशन एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। मतलब समझ आ रहा है ना तुम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन का? कितनों को मतलब समझ नहीं आया? आ गया सर। क्या होता है एक बार रिपीट कर देना। टर्मिनल वोल्टेज को सर अचीव करने के लिए जो नो लोड से फुल लोड तक जाते हैं वही रेशियो बताता है वोल्टेज रेगुलेशन। देखो, हाँ बिल्कुल सही, मतलब हम लोग सिंपल है, लोड लगा हुआ है और लोड को हटा दिए, मतलब सारा लोड को हटा दिए, तो फिर टर्मिनल वोल्टेज में क्या चेंजेस है? पहले तो कोई लोड नहीं था, नो लोड, फिर लोड लगा दिए फुल लोड, इस बीच में क्या वोल्टेज का वेरिएशन होता है उसी को स्टडी करते हैं, वही होता है वोल्टेज रेगुलेशन। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये भी तो चलो हमारा रेटेड वोल्टेज है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज है, और ई नोट क्या है हमारा? नो लोड वोल्टेज, वेयर ई नॉट इज इक्वल्स टू नो लोड वोल्टेज और V इज इक्वल्स टू क्या है? फुल लोड वोल्टेज। अब ट्रांसफार्मर का रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, अब ट्रांसफार्मर का रेटिंग के लिए सिर्फ हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग लोड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो V हम लोग को फुल लोड वोल्टेज है ना, फुल लोड पे कितना हो रहा है वो बताता है ना टर्मिनल वोल्टेज। इसी के लिए हम लोग ये फुल लोड के लिए हम लोग को लोड लगाना पड़ेगा, और लोड हमारे पास है नहीं। हम लोग सिर्फ ये वोल्टेज रेगुलेशन जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो 3 फेज अल्टरनेटर डिजाइन किया, अब उसको नेम प्लेट में बहुत सारा चीज लिख दिया वो कि हाँ इसका रेटिंग ऐसा है, इसका केवीए रेटिंग ये है, करंट ऐसा है, वोल्टेज ऐसा है, सारा चीज वो लिख दिया। अब उसको सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन लिखना है यहाँ पे, उसके लिए वो टेस्ट करेगा और वो फुल लोड लगाएगा क्या इसमें? फुल लोड लगा करके टेस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो एक मेथड में जाएगा, तरह तरह का मेथड में, फिर जो वैल्यू आएगा उसको वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, फिर ये मार्केट में ये नेम प्लेट तैयार होकर के अल्टरनेटर मार्केट में आएगा। समझ पा रहे हो? अब हम लोग को ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए V का वैल्यू चाहिए। अब V का वैल्यू हम लोग या तो डायरेक्ट लोडिंग से कर सकते हैं फाइंड, या फिर इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट V? सबसे पहला बाय डायरेक्ट लोडिंग, मतलब जो भी इसका फुल लोड स्पेसिफाई किया होगा उस लोड को हम लोग टर्मिनल के अक्रॉस में लगाएंगे, फिर जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा कंडीशन इनडायरेक्ट मेथड, क्यों हम लोग उस लोड को वेस्ट करें सिर्फ हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने में? देखो, कोई कोई चीज होता है जो सिर्फ देखने के लिए होता है, जैसे बाइक में, बाइक का स्पीडोमीटर सबको ही देखे हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 40, 60, 120, उसके बाद 180 लिखा होता है। ये जो 180 लिखा होता है, ये जब वो बाइक बन रहा होगा उस टाइम में जब उसको टेस्ट किया गया होगा, उस टाइम में वो लोग कुछ इस तरीके से टेस्ट किए कि हाँ ये 180 का स्पीड अचीव कर लिया। बट हम लोग बाइक खरीदने के बाद कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 180 का स्पीड चला करके देख लेते हैं बाइक को? ऐसा सोचते तो नहीं है ना हम लोग। उसी तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को मैन्युफैक्चरर जब बना करके दे रहा है कोई भी चीज, जैसे ये बाइक खरीदते हैं तो ऑडोमीटर में वो 120 तक भी तो दे सकता था, वो आखिर 180 देता है ना, प्रोवाइड करता है ना 180।
अरे बोलो हाँ कि ना, समझ आ Yes, रहा है कि sir. नहीं? इसका मतलब ये थोड़ी बोल रहा है कि हाँ 180 में चलाओ गाड़ी। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरर जब अल्टरनेटर डिजाइन करता है तो वो वोल्टेज वेरिएशन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन बताता है। और जब हम लोग खरीदने जाएंगे इस अल्टरनेटर को, बोलेंगे अल्टरनेटर है आपके पास, तो बोलेगा हाँ। क्या क्या है जरा देखे, कौन कौन सा वैरायटी। हम लोग कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो एक कपड़ा देख करके खरीद लेते हैं क्या? हम लोग तो दो तीन खरीद देखते हैं ना पहले। तो वही हम लोग नेम प्लेट देखेंगे। और वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग जितना हो सके कम चाहेंगे। अब ये जितना हो सके कम नेम प्लेट में प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो इंजीनियर यहाँ पे बैठा हुआ है वो टेस्ट करके ही कर रहा होगा ना कि नहीं इस मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम है, या कैसे किया जाए जो इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होगा। कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन इसी के लिए तो हम लोग निकालते हैं ना, ऐसा क्या कंडीशन अचीव किया जाए कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो। हाँ जीरो हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, कुछ तो वैल्यू आएगा ही, क्योंकि वोल्टेज में तो वेरिएशन होगा ही ना, वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होते रहता है। तो ये कंडीशन को हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं अचीव करने का। हाँ वर्स्ट केस में क्या निकालते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन। खराब से खराब रेगुलेशन इतना होगा। इसी के लिए जब हम लोग नेम प्लेट लिखेंगे तो इतना से इतना वोल्टेज रेगुलेशन का रेंज देंगे। समझ पा रहे हो? हेलो सर, आप बोल रहे थे ना सर ओडोमीटर में 0 से 180 रहता है, तो यहाँ पे जीरो रेगुलेशन का नहीं समझ में आ रहा सर, कैसे बता रहे हैं? हम जीरो रेगुलेशन कब बोल रहे हैं यहाँ देखो, ये मतलब सर अलग। आप बता रहे हैं ना देखो ये ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर गाड़ी खरीदने में बाइक में लगा होता है, स्पीडोमीटर बोल दो इसको। ऑडोमीटर क्या बोल रहे हैं, स्पीडोमीटर। बाइक खरीदने में बाइक में लगा होता है ना, उसी तरीके से कि सर अल्टरनेटर खरीदने गए दुकान में, अल्टरनेटर का नेम प्लेट लगा होगा ना, तब तो उसको देखेंगे ना, अच्छा ये ऐसा आउटपुट दे रहा है, अच्छा ये इतना केवीए का है, अच्छा ये इतना करंट लेगा, इतना वोल्टेज करेगा, वोल्टेज रेगुलेशन इतना होगा। वो पैरामीटर होता है ना। उसी तरीके से बाइक खरीदने जाते हैं, स्पीडोमीटर लगा होता है। वो हम लोग बाइक का वहां पे देखते हैं स्पीडोमीटर 180। फिर एक बार जब हम लोग ये खरीद लेते हैं बाइक, उसके बाद हम लोग 180 में गाड़ी चलाते हैं क्या? वो तो बस देखने के लिए रहता है ना। और सेफ ऑपरेशन वो लोग खुद बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलाइएगा तो जिंदा रहिएगा, इसके अलावा इधर उधर चलिएगा तो उसका गारंटी हम भी नहीं लेते हैं, बाइक खरीदने वाला बता रहा है। उसी तरीके से अल्टरनेटर जब खरीदने हम लोग जाते हैं तो नेम प्लेट में वो जो है, जो इंजीनियर बनाया है इसको, वो बोलता है अगर वोल्टेज इतना वेरिएशन कर रहे हैं तो इसका गारंटी हम लेते हैं, अगर इससे आगे पीछे कर रहे हैं तो सिंक्रोनस मशीन जो आप ले जा रहे हैं इसका कोई गारंटी हम नहीं लेते हैं, ये आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा आपका। उसी तरीके से बाइक वाले में जब बोलेगा अगर आप 180 की तरफ जाइएगा तो आप मर भी सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। तो ये सोच करके हम लोग बाइक नहीं लेते हैं क्या दुकान में जा करके? बाइक तो खरीदते हैं ना। और हम लोग को पता होता है कि हाँ सेफेस्ट ऑपरेशन में हम लोग बाइक चलाएंगे। उसी तरीके से अल्टरनेटर में भी ये जो वोल्टेज रेगुलेशन लिखा है, जब वो लिख दिया है इंजीनियर कि हाँ इतना में चलाइएगा तो अल्टरनेटर खराब नहीं होगा, सेफेस्ट ऑपरेशन देगा, हम लोग वोल्टेज वेरिएशन इससे ज्यादा चाहेंगे क्या? इसी के लिए वोल्टेज रेगुलेशन बहुत जरूरी हो जाता है हम लोग का अल्टरनेटर के लिए। क्योंकि वोल्टेज वेरिएशन तो ऐसे भी 5% से ज्यादा नहीं होना है ना, ±5% से। अगर ये ±5% का वेरिएशन के बाद भी हम लोग को सेफ ऑपरेशन दे रहा है तो फिर तो दोनों जगह कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया। इसी के लिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं और हम लोग ट्राई ये करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जितना हो सके मिनिमम हो। तो उसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड डायरेक्ट लोडिंग, कि हाँ जितना बोल रहा है लोड वो लगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सा बात है, ये कैलकुलेट करेगा ये इंजीनियर तब तो यहाँ पे लिखेगा ना, ऐसे ही थोड़ी लिख देगा कि मन किया अच्छा ये है चलो मन किया लिख देते हैं 5%, वैसा तो है नहीं। कैलकुलेट करेगा उसके बाद लिखेगा। समझ हो? देखो प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा। अगर तुम लोग सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन पे रह जाओगे तो डेफिनेशन ही पढ़ पाओगे, एक्चुअल लाइफ में उसका यूज है वो हम लोग समझेंगे। जैसे मोटर, लाइफ में सब कोई मोटर वगैरह कुछ तो खरीदे होगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अरे खरीदे हो ना? यस सर। हम लोग उसको घर लाके टेस्ट करते हैं क्या? हम लोग तो उसको घर लाके ऑपरेट करते हैं ना सिंपली।
बस हम लोग उसका नेम प्लेट देख लेते हैं, अच्छा इसको इतना वोल्टेज से ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना है, चलो ठीक है स्टेबलाइजर लगा दो, अच्छा ठीक है इसमें ये है चलो एमसीबी लगा दो। यही सब करते हैं ना हम लोग, ये थोड़ी करते हैं कि एचवी टेस्टिंग कर रहे हैं घर में लाए फ्रिज खरीद के और हम लोग हाई वोल्टेज टेस्टिंग करने लगे कि नहीं बोला है वो ऐसा होगा देख लेते हैं एक बार, वैसा तो करते नहीं हम लोग। जो नेम प्लेट होता है वो जो डिजाइन करता है वो उस टेस्टिंग को करके डिजाइन मतलब लिखता है ना नेम प्लेट। तो इसी के लिए नेम प्लेट में वोल्टेज रेगुलेशन भी लिखा होता है और उसी वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम में अब आते हैं, पावर सिस्टम में क्या है, कोई खरीद रहा तो नहीं है, कोई बेच भी नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम बनाए उसको और बेच दिए, वो तो लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन। सेंडिंग एंड वोल्टेज कुछ हो सकता है, सेंडिंग एंड साइड कुछ दिक्कत होगा तो ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, रिसीविंग एंड साइड हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो। इसी के लिए वहां पे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डेराइव करते हैं विथ पैरामीटर्स, हम लोग को आर का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डेराइव क्यों करेंगे, हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि ये ई नोट का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना है। समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस, वोल्टेज रेगुलेशन नाम सेम है लेकिन मीनिंग समझ पा रहे हो। अरे कितनों को समझ आ रहा है यार, देखो अननेसेसरी का माथा मारना हमको भी अच्छा नहीं लगता, अगर तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो तो ये सब बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपली वोल्टेज रेगुलेशन का दो मेथड पढ़ना है, एक ईएमएफ मेथड एक एमएमएफ मेथड, हम लोग डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। यस सर बताइए। समझ पा रहे हो अभी जो भी हम बताएं। यस अब सर। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लोडिंग अगर करेंगे, डायरेक्ट लोड लगाएंगे तो वो तो वेस्ट चला जाएगा ना, उस लेवल का मतलब जो भी उसका रेटेड लोड होगा उस पर लगाएंगे, उसका आउटपुट हम लोग को कोई यूज होगा नहीं, सिर्फ हम लोग टेस्टिंग के लिए ताकि वोल्टेज रेगुलेशन लिख पाए उसके लिए हम लोग डायरेक्ट लोडिंग क्यों करेंगे। इसी के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में जाते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड का तरह तरह का मेथड है, दो तीन मेथड है जिसमें हम लोग सिर्फ दो मेथड को पढ़ेंगे। पहला मेथड ईएमएफ मेथड या फिर इसी को बोला जाता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। दूसरा मेथड एमएमएफ मेथड, इसी को बोला जाता है, एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई होता है ना, इसी के लिए इसको बोला जाता है एम्पियर टर्न मेथड। समझ, हर चीज का मतलब होता है, हम लोग रटेंगे तो रटते ही चले जाएंगे, पूरा सारा चीज को रटना पड़ेगा, लेकिन समझेंगे तो बहुत कम चीज को याद रखना पड़ेगा। अब ईएमएफ मेथड एमएमएफ मेथड, ये है हमारा सबसे पहला ईएमएफ मेथड। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वोल्टेज रेगुलेशन का कुछ फॉर्मूला फाइंड किए थे ना, ये वाला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर लिए वोल्टेज रेगुलेशन का, लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन तो है नहीं कि ट्रांसमिशन लाइन का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम पर किलोमीटर, वैल्यू दिया हुआ है 10 किलोमीटर लगाए हैं तो इंटू 10 कर दिया और आर का वैल्यू मिल गया। ट्रांसमिशन लाइन तो ये नहीं है ना। नो सर। नहीं सर। इसी इसी के लिए अब हम लोग को क्या है, और ईजी का भी कुछ फॉर्मूला आया था ना, ईजी का क्या आया था बताना जरा, वी टी कॉस फाई प्लस प्लस आई है आई ए आर ए आर होल साइन स्क्वायर प्लस वी वीटी टी साइन साइन फाई फाई टी साइन फाइव प्लस आई एक्स का होल स्क्वायर। एक्सेस आई का आर ए होल स्क्वायर। एक्सेस। देखो वीटी हम लोग को पता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, हम लोग को क्या नहीं पता है, तो हम लोग को आर ए नहीं पता है एक्सेस नहीं पता है, यही नहीं पता है ना। यस सर। बोलो, अब हम लोग का सारा ध्यान आ जाएगा, वीटी पता है, ईजी पता कर लेंगे तो हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन निकल गया, क्या जरूरत है फुल लोड टेस्ट करके, हमको तो नेम प्लेट में लिखना है ना। इसी के लिए अब हम लोग यहाँ पे टू कैलकुलेट आर ए एंड एक्स एस वी यूज different
टेस्ट। क्यों टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, समझ में आया? यस सर। ताकि हम लोग कैलकुलेट करें आर ए का वैल्यू, ताकि हम लोग कैलकुलेट करें एक्स एस का वैल्यू। अब हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला हम लोग को कैलकुलेट करना है आर ए। तो ये हम लोग का पर फेज एनालिसिस करते हैं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज। दूसरा हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम देते हैं OCC। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सर्किट, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझते हो ना? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क और स्लिप के बीच में ग्राफ बनता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब V और I के बीच में ग्राफ बनता है। उसी तरीके से ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले तो हम लोग ये बना लेते हैं, सो दैट सारा चीज तुम ही लोग बताओगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे कि ये हम लोग इसका बीच में ग्राफ निकालते हैं। ये हमारा VT हो गया, ये हमारा EG हो गया। अब EG में हम लोग कुछ फील्ड देते हैं ना रोटर में, यहाँ पे ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ सप्लाई देते हैं। अब नो लोड कंडीशन में ओपन सर्किट यहाँ पे ओपन कर दिए, तो क्या यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा? नहीं। कोई नहीं ड्रॉप सर। नहीं होगा। EG को ही हम लोग E0 बोलते हैं, ठीक है। E0 और किसके बीच में आप ग्राफ बनाएंगे? IA तो है नहीं, IA तो नहीं है ना, IA तो ओपन हो गया तो करंट जा ही नहीं रहा है। इसी के लिए यहाँ पे फील्ड करंट को IA बोला जाता है। बताओ किसके किसके के बीच में ग्राफ बनेगा यहाँ पे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में? ये फॉर ये E0 एंड IF, ठीक है, क्योंकि करंट और वोल्टेज रहेगा ही रहेगा। अब देखो शॉर्ट सर्किट, SCC, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ये जो ग्राफ बनता है ये, अब यहाँ पे करंट आ जाएगा ना, शॉर्ट हो गया तो क्या इसको हम लोग IA बोलेंगे या फिर इसको हम लोग ISC बोलेंगे? बताओ। सर ये क्या पूछ रहे हैं, IA और ISC में कोई डिफरेंस है क्या? IA ही तो जा रहा है ISC में, इसी के लिए इसको हम लोग बोलेंगे ना शॉर्ट सर्किट करंट। इसी के लिए शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस फील्ड करंट, इसका ग्राफ बनता है हमारा इसके बीच में। समझ पा रहे हो? शॉर्ट सर्किट ये वाला रिपीट कीजिए ना, तो ACC देखो। वाला रिपीट कीजिए ना। SCC वाला रिपीट कर रहे हैं। हमारे हाथ में फील्ड है, हम लोग फील्ड को वेरी कर सकते हैं ना, ये तो बहुत कम वोल्टेज का होता है IF। और अगर हम लोग का E0 क्या है? जो E0 होगा वही VT होगा ना, क्योंकि ये तो ड्रॉप Yes, नहीं है sir. ना नो लोड में, ओपन सर्किट में। इसी के लिए IF और E0 के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं OCC ग्राफ। दूसरा, इसको शॉर्ट कर दिए, अब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब IA करंट यहाँ पे, अगर आर्मेचर में तो IA करंट फ्लो हो रहा होगा ना, Yes, sir. और ये शॉर्ट हो गया है, तो सारा का सारा आर्मेचर करंट शॉर्ट सर्किट से जा रहा होगा। या कोई बोल रहा होगा कि नहीं सर हम नहीं जाएंगे शॉर्ट सर्किट से, हमको यहीं पे रहना है? ऐसा तो है नहीं, जितना करंट आ रहा है सब शॉर्ट सर्किट से जा रहा है। मतलब IA इज इक्वल टू ISC है, IA बोलो चाहे ISC बोलो बात बराबर है ना? सर। Yes, sir. इसी के लिए हम लोग का यहाँ पे ग्राफ बनता है शॉर्ट सर्किट करंट कैसा हो रहा है फील्ड करंट के रेस्पेक्ट में। इसी के लिए इसके बीच में ग्राफ बनता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग दोनों को फील्ड के रेस्पेक्ट में बना देंगे और दोनों ग्राफ को एक जगह हम लोग लाएंगे, तब हम लोग EG का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। EG कहने का मतलब RA और XS का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ आया? अब हम लोग को क्या करना है? RA का वैल्यू फाइंड करना है।
हाउ टू कैलकुलेट आर ए। देखो सिंपल है, फील्ड वाइंडिंग को हम लोग को इस तरीके से रखना है कि उसका इफेक्ट पहले जीरो हो। पहले इसको हम लोग घुमाते जाए घुमाते जाए घुमाते जाए। जब हम लोग का सिंक्रोनस मोटर जनरेटर स्टार्ट कैसे होता है, पहले उसमें मैकेनिकल स्पीड देते हैं, एनएस के स्पीड में जब वो रोटेट करना स्टार्ट होता है तब हम लोग उसमें एक्साइटेशन देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर जाकर के एफ वाला जो फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120, ये जब इसका वैल्यू 50 हर्ट्ज आ जाता है तब फिर हम लोग उसको ऑपरेशन में लाते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पे लाना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आर ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। आर ए कैसे फाइंड करते थे यार, दिमाग से मेरा, देख लेते हैं आर ए। चलो मेरे ध्यान से निकल गया आर ए, निराली बुक में दिया है, इसको फॉलो मत करना, ये तो कुछ कचड़ा ही कर दिया है। ये आ रहे कैसे, ये हमारा हो गया क्या, सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर वाला पार्ट, क्योंकि उसी से हम लोग आर्मेचर ले रहे हैं ना। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, फील्ड देंगे। फील्ड को हम रेड कलर से कर दे रहे हैं, और इसमें हम लोग सप्लाई देंगे डीसी। और डीसी सप्लाई देने से पहले यहाँ पे हम लोग एक रियोस्टैट से कनेक्ट करेंगे, और रियोस्टैट का वैल्यू हम लोग बहुत हाई रखेंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे हम लोग क्या सप्लाई देंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे डीसी सप्लाई। तो इसमें जो करंट आएगा इसी को हम लोग नाम देंगे आई एफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक बार ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है, एक बार हम लोग को शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है ना। यस सर। यस सर। हम लोग यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, कुछ एम मीटर लगाएंगे। एम मीटर सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर कहाँ पे लगता है, पैरेलल में लगता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है तो सिंपली हम लोग एक शॉर्ट सर्किट लेंगे इधर, और हम लोग डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते हैं इसको। इसी के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे ट्रिपल पोल डबल थ्रो, ट्रिपल पोल, हाँ ट्रिपल पोल डबल थ्रो टीपीडीटी स्विच का यूज करेंगे। कौन सा स्विच, टीपीडीटी। डबल थ्रो होगा नहीं, सिंगल थ्रो होगा, एक ही साइड ना भेज रहा है, या तो ये ओपन होगा या तो ये होगा। टीपीएसटी, पोल मतलब 3 वायर, समझ पा रहे हो ना। ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। डबल थ्रो कब होता, जब इस तरीके से स्विच होता है, एक इधर एक इधर, इसको बोला जाता है सिंगल पोल डबल थ्रो। एक पोल में ये स्विच लगा हुआ है, ये 2 थ्रो कर सकता है, इसको बोला जाता है सिंगल पोल डबल थ्रो। इसी तरीके से हमारा 3 लगा है ना यहाँ पे, इसी के लिए ट्रिपल पोल नाम दे दिए, और सिर्फ एक थ्रो कर रहा है इसी के लिए सिंगल थ्रो, टीपीएसटी। अगर 2 थ्रो करता तो डबल थ्रो बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लगा होता है ये। फिर हम लोग यहाँ पे आरे कैसे करेंगे कैलकुलेट, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। देखो सिंपल सा बात है, ये हम लोग का आर ए है। ये आर ए कैसा है, ये हम लोग का डीसी रेजिस्टेंस है ना, मतलब नॉर्मल रेजिस्टेंस है। अब हम लोग इसमें डीसी का बात करेंगे। और इंडक्टर बताओ, इंडक्टर में जब हम लोग डीसी सप्लाई देंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना।
inductor will behave as short circuit while supplying DC, है ना। Yes, तो जब हम लोग इसमें DC सप्लाई देंगे तो फिर इसका रिएक्टेंस उस टाइम में कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो ये वोल्टेज और ये एमीटर कुछ रेशियो देगा ना, वोल्ट मीटर का कुछ रीडिंग होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग डिवाइडेड बाय एमीटर रीडिंग। इससे हम लोग को RA का वैल्यू नहीं मिला, इससे हम लोग को नॉर्मल R का वैल्यू मिला, ठीक है। That implies RA is equals to R divided by 2 लेते हैं, ये हम लोग का फॉर DC, ठीक है। क्यों R/2 हो जाता है, क्योंकि एवरेज वैल्यू किसी का लेते हैं तो वो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम लोग। साइनसोइडल वगैरह में तुम लोग देखे होगे, साइन का एवरेज वैल्यू करते हैं तो 2, ये 2 क्यों लेते हैं इसका हम थोड़ा सा अभी नहीं बता पाएंगे तुम लोग को, क्योंकि ये हमको पता है कि R/2 लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहां पे 2 लेते हैं, इसका एग्जैक्ट रीजन हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया क्या, हम लोग का RA का वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें AC सप्लाई देंगे। AC सप्लाई देने से क्या होगा, पहला हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, जिससे क्या मिल जा रहा है हम लोग को, V ओपन सर्किट का वोल्टेज मिल जा रहा है ना। फिर हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग को ISC का वैल्यू मिल जा रहा है। और हम लोग को ZS का वैल्यू कब मिलेगा, जब इस दोनों का रेशियो लेंगे। थेवेनिन नॉर्टन में भी इसी तरीके से करते थे ना, ZTH का वैल्यू फाइंड करने के लिए, याद आ रहा है तुम लोग को। yes, Yes, sir. बस वही मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे ZS का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये तो RL सर्किट बनता है ना, हम लोग को पता है, ये RA, ये JXL, पूरा को क्या लिखते हैं, ZS लिखते हैं, ऐसे ही होता है ना, एक्सेस इसको नाम दे दो, ZS होता है। ZS का वैल्यू मिल गया है, RA का वैल्यू मिल गया है, एक्सेस का वैल्यू मिल सकता है, यस सर बिल्कुल मिल जाएगा। ZS इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS क्या होता है, रूट अंडर RA का स्क्वायर प्लस एक्सेस का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ZS स्क्वायर इज इक्वल्स टू RA स्क्वायर प्लस एक्सेस स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एक्सेस इज इक्वल्स टू रूट अंडर RA का स्क्वायर या फिर ZS का स्क्वायर। ZS का स्क्वायर माइनस RA का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे हमारा XS का वैल्यू। अब ये होगा कैसे सर, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट जो आप बोल दिए, ये VOC ISC कैसे होगा, तो ये हम लोग ग्राफ से देखते हैं। अच्छा, तुम लोग का कुछ कॉलेज में कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या, इतने कम लोग क्यों आते हैं क्लास करने अब, क्योंकि ये सब चीज बाद में क्या समझ में आएगा, समझ में आता है बाद में तुम लोग को, ये सब रिकॉर्डेड देखते हो तो। देखो, जब हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, इस साइड में हमारा होगा वोल्टेज का वैल्यू और इस साइड में होगा हमारा फील्ड का वैल्यू, IF मतलब फील्ड करंट। और हम लोग को पता है फील्ड का वैल्यू ज्यादा, तो जितना ज्यादा फील्ड देंगे उतना ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसी के लिए इसको बोला जाता है एयर गैप लाइन। एक लाइन बनाते हैं, इसको बोला जाता है एयर गैप लाइन। इस लाइन को ये फॉलो करता है, जैसा BH कर्व में होता था, इस लाइन को ये फॉलो किया किया किया, लेकिन कुछ दूर के बाद अब ये बोलेगा कि अब बस हो गया, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम सैचुरेट करते हैं। समझ पा रहे हो, इसी को बोला Yes, sir. जाता है OCC। और ये जो लाइन होता है इसी को बोला जाता है एयर गैप लाइन।
डीएच कर्व में जैसा पढ़े थे लीनियर बनता है, वैसे ही यहाँ पे सेम कहानी है। ये जो है इस तरीके से जाता है और अब ये सैचुरेट करने जाता है। मतलब फील्ड अब बढ़ाते जाएंगे तो ये नहीं कि वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, ये वोल्टेज कहने का मतलब ई नॉट का वैल्यू है, ठीक है। जैसे ही फील्ड करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, 1 एम्पियर में कम था, 2 एम्पियर में ज्यादा हो गया, 3 एम्पियर में ज्यादा हो गया, ये बढ़ता चला गया। ये हम लोग को ओपन सर्किट का वोल्टेज, यहाँ पे अगर फील्ड करंट 2 एम्पियर है, यहाँ पे जो ग्राफ कट कर रहा है उस टाइम पे नो लोड का वैल्यू इतना था, फिर कुछ करंट बढ़ा दिए, नो लोड का वैल्यू इतना मिल गया, कुछ करंट बढ़ा दिए, नो लोड का वैल्यू इतना मिल गया, कुछ करंट बढ़ा दिए, बोला भैया अब हम नहीं बढ़ सकते हैं, अब आप बढ़ते जाइए, हम अपना सैचुरेट करते हैं। मशीन है ना, सैचुरेट तो करेगा ही। तो ये कहानी रहता है इसमें। ये हो गया ब्लैक वाला क्या, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है, सेम इसी ग्राफ में, यहाँ पे दूसरे कलर से ले लेते हैं, रेड वाला ना, ये है। यहाँ पे क्या रहेगा, आई एफ था, आई एफ ही है ना। अब आई एफ को यहाँ पे ना दिखा करके हम लोग इसी आई एफ को सेम उठा करके इधर ले आते हैं, क्योंकि दिखाना हम लोग को उसी जगह है। दोनों ग्राफ को एक साथ में कंबाइन करेंगे तब हम लोग को जेड का वैल्यू मिल पाएगा। इसी के लिए सेम आई एफ को उठा करके हम इस साइड में शो करने के लिए, सॉरी ये हमारा, ये हम लोग का ई नॉट था, मतलब क्या, नो लोड वोल्टेज ना। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, आई एस सी, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। समझ पा रहे हो। तो अब शॉर्ट सर्किट करंट में वैसा नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट करंट कैसा होगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट जो है इस तरीके से ग्राफ का फॉर्मेशन होगा। जैसे ईएफ का वैल्यू, आईएफ का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आईएससी का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो। ये जो रेड कलर का बनाए हैं ये क्या है हमारा, एससीसी, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है। यस सर। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कोई एक पॉइंट। हम लोग यहाँ पे डिसाइड किए कि अब हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है, तो बस एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बना दो और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि लीनियर रीजन में करें। ठीक है, दो रीजन हो गया ना, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। इसी के लिए हम लोग जेडएस भी दो वैल्यू आएगा, इधर एक अलग वैल्यू आएगा, इधर एक अलग वैल्यू आएगा। इसी के लिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लोग का ये लीनियर रीजन में, जहां पे सैचुरेट नहीं हुआ है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, वहां पे हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग इस पॉइंट पे डिसाइड कर रहे हैं। ये जो वैल्यू आया है ये क्या आया है, ISC का वैल्यू आया है। ये जो इस पॉइंट पे आया है ये क्या आया है, VOC का वैल्यू आया है। ये दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब हम लोग को फाइनली मिलता है ZS का वैल्यू, VOC डिवाइडेड बाय ISC। और ये ग्राफ हम लोग को बनाना रहता है लेबोरेटरी में। जब तुम लोग देखोगे एक्सपेरिमेंट वगैरह, जब तुम लोग प्रैक्टिकली तुम लोग का जब नोट वो देखोगे ना सिलेबस, तो तुम लोग को एक मेथड है वहां पे, वोल्टेज रेगुलेशन बाय यूजिंग सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। उसमें हम लोग को यही ग्राफ ड्रॉ करना रहता है, यही ग्राफ ड्रॉ करना रहता है हम लोग को। ठीक है, समझ पा रहे हो सर। अब एक बार जेडएस का वैल्यू कैसे मिला ये समझ गए। और आरए का वैल्यू तो डीसी सप्लाई करेंगे, क्योंकि एसी में तो इंडक्टर भी रोल में आएगा ना। डीसी सप्लाई करेंगे तो इंडक्टर उस टाइम में शॉर्ट हो जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट आएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे नॉर्मली R/2 लेते हैं। अब ये क्यों लेते हैं ये अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट हम न्यूमेरिकल्स वगैरह तुम लोग जब हम कॉलेज में थे तो बनाते थे तो R/2 कर देते थे वहाँ, और जब एसी होता था तो 1.5 टाइम्स कुछ कर देते थे। ठीक है, नॉर्मली ये R/2 होता है। बाकी RA का वैल्यू मिल गया, ZS का वैल्यू मिल गया, XS का वैल्यू मिल गया। एक बार हम लोग को सारा वैल्यू अब मिल गया, VT पता है, RA मिल गया, XS का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, cos फाई तो पता है ना, वोल्टेज हमारा जो एंगल बिटवीन VT एंड I
आई का वैल्यू जैसा आएगा उसके हिसाब से हम लोग एंगल तो फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग को ईजी या फिर ई नॉट का वैल्यू मिल गया। एक बार ये वैल्यू मिल गया उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ईएमएफ। एक्चुअल में तो कर नहीं रहे हम लोग इस मेथड को, हम लोग तो इसको पेन एंड पेपर में कर रहे हैं ना, 2 टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बेसिस पे जेडएस निकाल दे रहे हैं। तो ये हम लोग का एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन नहीं निकल रहा है, ये कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाता है। इस मेथड से जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, वो इतना खराब आता है, इतना खराब आता है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा आता है। मतलब अगर एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन मशीन में हो रहा होगा मान लो 8% का, तो ये दिखाता है 12%। मतलब सेफ ऑपरेशन है ना, ज्यादा लिखेंगे तो मतलब वोल्टेज रेगुलेशन 8% है तो ये उससे ज्यादा। इसी के लिए इस मेथड को बोला जाता है, तो बता सकता है इस मेथड को क्या नाम देते हैं? इसी के लिए इस मेथड को नाम देते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? निराशावादी। मतलब हम लोग को ऐसा आंसर देता है कि हम लोग को निराश कर देता है। पेसिमिस्टिक ही है ना ईएमएफ मेथड। हाँ क्लियर है। अब देखो दो चीज और, अगर लेबोरेटरी में जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करोगे तो ये ग्राफ बनेगा किसके किसके बीच में? आईएफ के और वीओसी के बीच में। शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करोगे, अच्छा वो तो बता दिए ना, वो तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ई नॉट और आईएफ के बीच में, आईएससी और आईएफ के बीच में। अब आईएफ सर आप तो बताया नहीं, आईएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे भी हम लोग का एक एमीटर लगा रहता है, तब तो हम लोग बता पाएंगे ना। जब हम लोग टेस्ट एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे ना लैब में, तो यहाँ पे एमीटर लगाएंगे, तब तो हम लोग लिखेंगे इस एमीटर का रीडिंग में यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है, वही तो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा ना। इस सर्किट में जो हम लोग का करंट कितना है, तो यहाँ पे ये टीपीएसटी जब हम लोग का ऑन कर दिए हैं तो जो करंट मिलेगा वो शॉर्ट होगा। तो इस करंट में इस करंट का वैल्यू क्या मिल रहा है उसके हिसाब से हम लोग टेबल बनाते हैं, आईएफ, वीओसी, आईएससी। उसके बेसिस पे फिर हम लोग का ये ग्राफ बनता है। चला गया, ये ग्राफ बनता है। फिर ये ग्राफ से हम लोग कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जहां ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट जहां पे आईएफ का वैल्यू बस सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? यस सर। इस तरीके से हम लोग का ईएमएफ मेथड से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। ये तो हम लोग को निराश कर दिया ना। अब हम लोग Yes, इसी sir. के लिए दूसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं जो कि होता है हमारा एमएमएफ मेथड। एमएमएफ मेथड से क्या होता है, तो वो उसका ये सब कुछ चेक कर रही है, उसमें हम लोग सिर्फ एमएमएफ को बैलेंस करते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता था, बस और 2-3 मिनट लेंगे उसके बाद फिर हम कंटिन्यूअस बोल करके मेरा भी गला जो है बैठ गया आज तो। देखो यहाँ पे फ्लक्स कुछ इस डायरेक्शन में आता था ना, ऐसा फ्लक्स आता था फाई। Yes, sir. उसके बाद यहाँ पे ये अगर ओपन है, ये अगर ओपन है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता था, बट अगर इसमें हम लोग लोड लगा दिए, लोड, तो इसमें जो करंट आता था उसके चलते हम लोग को यहाँ पे एक ऑपोजिशन फ्लक्स मिलता था जिसको हम लोग फाई डैश बोलते थे ना, Yes, इस करंट के चलते। अब इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग इधर और करंट को बढ़ाते थे ताकि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो। तो जो करंट इधर बढ़ाते थे उसी को हम लोग नाम देते थे I2 डैश। याद आ रहा है ना फेजर डायग्राम? प्राइमरी साइड में इसी के लिए करंट फ्लो होता था I1 प्लस I2 डैश। याद आ रहा है ना? ये I2 डैश क्यों Yes. फ्लो होता था? ताकि ये जो फ्लक्स आ रहा है I2 के चलते, या I2 के चलते आ रहा है ना, उसको कंपनसेट करे, इसी के लिए I2 डैश इधर आता है। वही सेम कहानी यहाँ पे होता है हम लोग का एमएमएफ मेथड।
एमएमएफ मेथड में ऐसा क्यों हो जाता है सर? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होता है, डीजेन लैग, याद है ना? जब हमारा जनरेटर को लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या होता है? फाई एफ अगर इस डायरेक्शन में है तो फाई ए किस डायरेक्शन में आएगा? जस्ट इसको अपोज कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जितना ये आ रहा है उतना ही साइज का इस साइड में आ जाए और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाए और फाई एफ हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो एमएमएफ मेथड, मतलब एमएमएफ को देखते हुए हम लोग वो कंसीडर करते हैं। एमएमएफ मतलब क्या होता है? एन इनटू आई। फ्लक्स क्या होता है? एमएमएफ बाई रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस हर जगह का कांस्टेंट है, इसी के लिए हम लोग एमएमएफ बैलेंस लिखते हैं, इसी के लिए हम लोग इस मेथड का नाम देते हैं एमएमएफ मेथड। बाकी नोट्स अपलोड कर दिया गया है तुम लोग के ड्राइव्स में, तुम लोग देख लेना, रीड कर लेना, एग्जाम में वही नोट्स लिखना है। बाकी समझने पर्पस के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस तरीके का तुम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, वोल्टेज रेगुलेशन का डेरिवेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का स्टेटमेंट, सारा चीज सब बताते हैं। क्यों वोल्टेज रेगुलेशन कर रहे हैं, क्या जरूरत है, कौन करता है? हम लोग मशीन खरीद करके घर में टेस्ट नहीं ना करते हैं, मशीन बेचने से पहले वो टेस्ट करके आता है मार्केट में कि हाँ ये तो टेस्ट होगा, तब तो वही उसी टाइम में हम लोग टेस्ट करते हैं और उसी के लिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं। चलो तो हम रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं।